are the measure of the extent are the measure of the extent to which measure of the extent to which electric field or magnetic field or magnetic field respectively can penetrate the material देखो बेटा, अगर मीडियम की बात आती है, राइट, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, बेसिकली अगर मेरे पास एक ऑयल है, राइट, केरोसिन ऑयल है, और उसके अंदर एयर के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, और केरोसिन के अंदर ऑयल के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आई, तो वहां पर मैं बात करूंगा परमेबिलिटी, यानी कितना फ्यूज हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दैट मटेरियल। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो मैं परमेबिलिटी की बात करूंगा, और जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो मैं परमिटिविटी की बात करूंगा। ठीक है, दिस परमिटिविटी मींस हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड कैन कम इनसाइड अ पर्टिकुलर मीडियम, एंड परमिटिविटी मींस हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड कैन कम इनसाइड अ पर्टिकुलर मीडियम। तो दोनों का मतलब सेम ही है, राइट। फिफ्थ पॉइंट लिखो बेटा, more than one magnetic field can be added vectorially to give the resultant field, that is B net is equals to, अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई थिंक सो सभी को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्लियर हो गया होगा, राइट। राइट डाउन द क्वेश्चन। Copper has 8 into 10 raised to power 28 conduction electrons per meter cube. So these are number of electrons per meter cube. This is the electron density. और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम ना, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वॉल्यूम। अगर आप पर यूनिट इलेक्ट्रॉन्स को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और अगर आपको टोटल चार्ज चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को E से मल्टीप्लाई करो, दैट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे लिखो, फुल स्टॉप। A copper wire of length 1 meter, a copper wire of length 1 meter and area of cross section 8 into 10 to the power minus 6, 8 into 10 to the power minus 6 meters square, carrying a current
and lying at carrying the current and lying at right angle to the magnetic field and lying at right angle to the magnetic field of strength, magnetic field of strength 5 to 10 is from -3 Tesla, -3 Tesla, experiences the force of 8 into 10 is for -2 Newton. Right? Full stop. Calculate the drift velocity. Calculate the drift velocity of electrons. Calculate drift velocity of electrons in the wire. Calculate drift velocity of the electrons in the wire. करो बेटा सॉल्व। आपको v का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि किस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा देखो बेटा मैं आपके
आप डेसिमल बेटा फर्स्ट पॉइंट की बात करा रहे हैं 2.5 into 10 to the power 21 very good ठीक है आंसर इज 1.56 into 10 to the power -4 meters per second वेरी गुड जब इस चीज को बेटा समझते हैं इस आंसर को कैसे निकालना है देखो हमारे पास गिवन है कि एक ना मेटल की वायर है एक वायर उसका थोड़ा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बड़ा बना देता हूं और इस वायर के अंदर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी गिवन है दैट इज 8 into 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब और यहां पर ये जो से इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर ये मूव करेंगे तभी उनके ऊपर फोर्स लगेगी अगर ये स्टेशनरी होते तो क्या इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स आती है क्योंकि ये वायर कहां पर पड़ी है दिस वायर इज प्लेस्ड इन external magnetic field and magnetic field is making angle 90 degree with the wire magnetic field is making angle 90 degree with the wire electrons move कर रहे हैं मतलब वायर के अंदर क्या है करंट है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और वो जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था mean velocity with which an electron moves inside the wire is called drift velocity अब मैंने एक बार देखी कि हमारे पास F फोर्स इस टोटल वायर के ऊपर कितनी फोर्स कर रही है दैट इज F q v b और साइन कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल इज 90 डिग्री और sin 90 डिग्री कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा अब हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट करना है दिस क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड गिवन है b का वैल्यू गिवन है फोर्स का वैल्यू गिवन है हमारे को चार्ज का वैल्यू नहीं गिवन है इस चार्ज का वैल्यू नहीं गिवन कि बेसिकली इस वायर के अंदर टोटल चार्ज कितना है अब अगर मेरे को टोटल चार्ज निकालना है तो कैन आई कैलकुलेट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूं वॉल्यूम और वॉल्यूम किसके इक्वल होता है एरिया ऑफ बेस इनटू दैट इज a इनटू s मेरे को n भी गिवन है a भी गिवन है l भी गिवन है अच्छा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज 1.6 तो टोटल चार्ज जो कब है टोटल चार्ज Q is equals to that is small n into capital N into charge on an electron which is equals to अगर मैं capital N का वैल्यू पुट करता हूं that is n a l into अब आपके पास n का वैल्यू भी गिवन है l का वैल्यू भी गिवन है e का वैल्यू भी गिवन है और e का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹
मतलब जब आप इसका वैल्यू क्यू का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ से क्यू का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V। अब आपके पास V भी क्यू भी आ गया, V भी आ गया, FV है, and after solving you will get the value of V as 1.6 into 10 raised to 12. This is your answer। इस चीज को नोट डाउन कर लो, मेथड को नोट डाउन कर लो और घर जाके खुद सभी बच्चे सॉल्व करना, जिनको सॉल्विंग सीखना है तो। Done? Clear? Write down. Next heading, that is Lorentz force. Lorentz force. Write down the definition. When a charged particle having charge small q, when a charged particle having charge q moves in the region where both electric field and magnetic field exist, it experiences a net force called Lorentz force. It experiences net force called Lorentz force. यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब वो बोल रहे हैं, अच्छा आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इफ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड? मैग्नेट, हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय Q into E और मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय Q into V cross B। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, इट इज V cross B ऑलवेज, यू कैन नॉट राइट इट लाइक V cross B, वो गलत हो जाएगा। V cross B तो V cross B ही लिखो। तो नेट फोर्स अगर एक रीजन है वहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर दोनों जने फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी फोर्स लगाएगी और मैग्नेटिक फील्ड अपनी फोर्स लगाएगी, और जो नेट फोर्स होगी दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द फोर्सेस। तो हमारे पास F net will be given by, that is force due to electric field plus force due to magnetic field, और उनका क्या करना है, वेक्टर सम करना है। और अगर बेटा मैं यहाँ पर इसका वैल्यूज को पुट करूंगा, इट विल बी कम्स आउट में Q into E वेक्टर प्लस Q into B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और अगर बेटा मैं यहाँ से Q को कॉमन निकालूंगा, दिस इज लॉरेंट्ज फोर्स, राइट। और अगर इसका एक दूसरा फॉर्म अगर मैं Q को कॉमन निकाल लेता हूँ, दैट इज Q into E vector plus V vector cross D vector. This is Lorentz force. These both are the formulas of Lorentz force. इस चीज को बेटा हम बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट यूनिट डालो बेटा, दैट इज motion of charge particles in uniform electric field. Motion of charge particles in uniform electric field. Motion of charge particles in uniform electric field. और इस डायग्राम को बेटा ड्रॉ कर लो, ड्रॉ इस डायग्राम। हाँ बेटा, basically beta, now we are revising the one topic of electrostatics, right? Basically beta, अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता तो यह हम सभी को क्लियर है, अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगती है? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी? हाँ, नो, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज Q into E। याद कर लो, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, और नॉन मेडिकल मेडिकल वाले को सभी को ये चीजें आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, मैग्नीट्यूड सेम चार्ज -Q, और इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगती है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस Q into E, दैट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक, डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक, तो इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, दैट इज Q into इसके ऊपर इस डायरेक्शन। क्लियर? अब अगर तो पार्टिकल रेस्ट पर है तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रही है और ये जाएगा भी इसी डायरेक्शन में, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, तो पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी क्या होगा? ट्रैजेक्टरी मतलब उसका पाथ कैसा होगा? शेप ऑफ द पाथ, शेप ऑफ द पाथ है, बताओ, रेस्ट पर है और इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो स्ट्रेट लाइन, इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो पाथ इज स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा क्योंकि उसके ऊपर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है और वो मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है, तो वो कहीं और क्यों जाएगा? वो स्ट्रेट लाइन के अंदर।
अच्छा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाए तो वो एक्सेलरेट करेगा या डीएक्सेलरेट करेगा? एक्सेलरेट। क्यों करेगा? क्योंकि वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी फील्ड के डायरेक्शन में लगेगी, तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट करेगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है? अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या करेगा? डीएक्सेलरेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी इस तरफ है और फोर्स इस तरफ लग रही है, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। ये हमने प्लस 1 क्लास में किया हुआ है। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? सेम, तो पार्टिकल विल एक्सेलरेट। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट, तो पार्टिकल विल डीएक्सेलरेट। वेरी सिंपल। सिमिलरली, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, तो वो क्या, उसको क्या होगा? डीएक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है और फोर्स उसको कैसे लग रही है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इट विल डीएक्सेलरेट। और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट विल एक्सेलरेट। क्यों? क्योंकि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही है? नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, और मूव भी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, तो इट विल एक्सेलरेट। एंड द पाथ फॉरवर्ड विल बी स्ट्रेट लाइन। ये बात सभी को समझ में आती है? पाथ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, पाथ फॉरवर्ड विल बी स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, पार्टिकल को हमने एंटर करवाया, कहां पर एंटर करवाया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और कैसे एंटर करवाया? 90 डिग्री टू द फील्ड। चार्ज पार्टिकल of charge Q and mass M enters uniform electric field. Uniform electric field enters particle of charge Q and mass M enters the uniform electric field at 90. यानी कि अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर किया था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ पैरेलल इनफाइनाइट प्लेट, और एक पैरेलल इनफाइनाइट प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और अगर दो प्लेट्स आ जाएंगी तो पॉजिटिव के कारण इधर को और नेगेटिव के कारण इधर को, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। इस स्पेस के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन, दैट इज क्रिएटेड बाय दिस प्लेट्स। अब यहां पर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कुछ है, राइट? और लेंथ ऑफ द प्लेट कितना है? दैट इज x। लेंथ ऑफ द प्लेट है x। ओके, अब मुझे बेटा एक बात बताओ, जब ये पार्टिकल, जैसे ही ये पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, ये कौन सा पार्टिकल है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगी? बट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कैसे है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी ऐसे। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसे है? हॉरिजॉन्टल। फोर्स कैसे लग रही है? वर्टिकल। तो एक बात बताओ, क्या वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चेंज कर सकती है? नहीं कर सकती। तो वर्टिकल फोर्स वर्टिकल वेलोसिटी को चेंज करेगी, और हॉरिजॉन्टल फोर्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। दिस इज मोशन इन 2 डायमेंशन, जो अभी हमने स्टार्ट किया पैराबोला काइनेमेटिक स्टेप, मोशन इन 2 डायमेंशन। हॉरिजॉन्टल फोर्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ही चेंज करेगी, और वर्टिकल फोर्स वर्टिकल वेलोसिटी को ही चेंज करेगी। तो इस पार्टिकल के ऊपर हर समय फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में है। फोर्स इज इन द वाई डायरेक्शन। तो क्या ये एक्स डायरेक्शन की स्पीड को चेंज करेगी?
एक्स डायरेक्शन की स्पीड चेंज करेगी? नहीं करेगी। और मेरे को निकालना क्या है कि जब ये पार्टिकल इस प्लेट्स को क्रॉस करके x डिस्टेंस आगे आएगा, तो ये कितना अपने यहां से y डायरेक्शन में कितना ऊपर आता है, यानी कि मेरे को बेसिकली y को कैलकुलेट करना है। मेरे को क्या चीज कैलकुलेट करनी है कि पार्टिकल अपनी जगह से कितना डिफ्लेक्ट होके ऊपर आ जाएगा, राइट। सबसे पहले इसको 2D की तरह ही सॉल्व करेंगे। कैसे? सबसे पहले मैं लिख देता हूं व्हाट इज द इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन। व्हाट इज द इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन? कितनी है? v। एंड व्हाट इज इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन? वेरी गुड। ओके, व्हाट इज एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन? x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है? फोर्स लग रही है? x डायरेक्शन में फोर्स लग रही है? कोई फोर्स लग रही है x डायरेक्शन में? नहीं लग रही। अगर कोई फोर्स ही नहीं है तो क्या कोई एक्सेलरेशन आएगी? नहीं आएगी। तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0। और अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी है y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? देखो पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है? फोर्स कितनी लग रही है? इस फोर्स की वैल्यू कितनी है? दैट इज Q into E। इस फोर्स का वैल्यू कितना है? दैट इज Q into E। और फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज QE अपॉन, तो यहां पर ये QE अपॉन m1। दिस इज द एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। दिस इज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। यहां से भी क्लियर है। अब बेटा मेरे को ये देखना है कि ये पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मूव करेगा। कितना डिस्टेंस मूव करेगा? x डिस्टेंस मूव करेगा। कौन सी स्पीड से मूव करेगा? कौन सी स्पीड से मूव करेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी स्पीड से मूव करेगा? v स्पीड से मूव करेगा। और ये चेंज हो रही है? देखिए, तो मैं निकाल सकता हूं दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन इनटू टाइम। तो x डायरेक्शन में पार्टिकल कितना मूव करना है? दैट इज x, और स्पीड कितनी है उसकी? v into t। तो टाइम का वैल्यू कितना आ गया? दैट इज x divided by v। दिस इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम फ्रॉम हियर टू हियर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको ट्रैवल करने में इतना टाइम लगेगा, है ना? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना उसने? x। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पार्टिकल कितने टाइम में यहां से यहां पर आ जाएगा? ये बात सभी को क्लियर होती है? देखो ये भी फॉर्मूला यही है, प्लस हाफ ax इनटू t स्क्वायर। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है ना, जो आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में सीखा था, उसका बड़ा वाला फॉर्मूला यही है, हाफ a t स्क्वायर। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कब बच जाता है? जब एक्सेलरेशन क्या हो? 0। और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो इसीलिए इट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू v टू t। तो यहां पर मेरे पास टाइम का वैल्यू आ गया। अब मेरे को निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द y डायरेक्शन। तो यानी कि इतने टाइम में पार्टिकल y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस कर देगा। और मैं सिंपल सा इक्वेशन लगाऊंगा, व्हाट विल बी द सिंपल इक्वेशन? दैट इज f इज इक्वल टू ut प्लस तो ये y डायरेक्शन में लगाएंगे। तो y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस किया हमने, उसको y ले लिया। इनिशियल स्पीड कितनी है? 0 प्लस हाफ ऑफ a कितना है? QE अपॉन m। और टाइम का वैल्यू कितना है? दैट इज x अपॉन v का होल स्क्वायर। और अगर बेटा मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा, y विल बी इक्वल टू QE x स्क्वायर अपॉन 2m v स्क्वायर। और अगर बेटा मैं यहाँ पर ध्यान से देखूंगा, ये जो सी टर्म है, यहाँ पर चार्ज भी कांस्टेंट है पार्टिकल का, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर रहे हैं। टू बी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी विद व्हिच पार्टिकल इज मूविंग इट इज नॉट चेंजिंग, क्योंकि v तो कांस्टेंट ही रह रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये सारी टर्म क्या बन गई? कांस्टेंट बन गई। तो y इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ
x square, where c is equals to QE upon 2m v square, which is a constant. ये constant वैल्यू है, और यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि y कैसे वेरी कर रहा है x के साथ, x के, and y is equals to x square, some constant टाइम x square. ये किस चीज का इक्वेशन होता है मैथमेटिक्स के अंदर? पैराबोला, राइट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. सो trajectory of the particle is parabola. So trajectory of particle is parabola. If I just put a number, all the day we are free. हाँ जी बेटा, यहाँ तक सभी ने नोट आउट कर लिया. मेक अ नोट. Electric field E accelerates or retards positive charge particle. Accelerates or retards positive charge particle if it moves in direction of electric field. If it moves in the direction of electric field or opposite to the direction of electric field or opposite to the direction of electric field respectively. Second point देखो बेटा, the trajectory of the particle moving along the direction of electric field along the electric field is a straight line along electric field